कि बलात्कार करने के भी पीछे जो मंशा होती है सिर्फ ये नहीं होती है कि वो बलात्कार कर रहे हैं और बलात्कारी बलात्कार कर रहा है। अच्छा। वहां भी जाति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप खुद देखिएगा हाथरस में जिस तरीके से बलात्कार हुआ, लाश को जला दिया जाता है, उसको न्याय नहीं मिल पाता है, पर पूरे देश का खून नहीं खौलता है। पर निर्भया कांड में पूरे देश का खून खौल जाता है। जो बीजेपी नाम रखा है भारतीय जनता पार्टी, इसको अपना नाम बदल लेना चाहिए, बलात्कारी जानलेवा पार्टी। आखिर कब तक ऐसा होगा कि नेहरू की बेटी ही इंदिरा यहाँ की प्रधानमंत्री बन पाएगी? आखिर कब तक होगा ये? जब लोहिया ये कहते हैं कि रानी बनाम मेहतरानी की ये लड़ाई है, तो आखिर कब तक होगा कि एक सवर्ण की बेटी रानी रहेगी और मेहतरानी उसके अंदर बैठे? लेकिन कांग्रेस की तो बहुत जगह सरकार है जहाँ पर आदिवासियों, दलितों, बहुजनों की बेटियों का बलात्कार हो रहा है, लेकिन वहाँ पे वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? तो ये आपकी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन हाँ, अगर राजनीति की बात करें तो महिलाओं को सिर्फ भीड़ का हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है कि महिलाएं ठीक से बोल नहीं पाती है, अपनी बातों को ठीक से वो समझा नहीं पाती है। लेकिन इन सब बातों को हम थोड़ा सा अभी झुटलाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो शख्स हैं इनका नाम प्रियंका भारती है। फिलहाल अभी मैं जेएनयू में हूँ, जेएनयू कैंपस में हूँ। प्रियंका भारती सिर्फ इसलिए जानी जाती है कि ये बहुत प्रखरता से अपनी बातों को रखती है। महिला मुद्दा हो या फिर आदिवासी दलित की बात हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे या शिक्षा हो, प्रियंका इस पे बहुत ही प्रखरता के साथ अपनी बातों को रखती है, बहुत मजबूती से रखती है। और बहुत सारे ऐसे इनके भाषण रहे हैं जो विवादों में भी रहे हैं, काफ़ी वायरल भी रहे हैं। 2-3 साल के जो अगर आप देखेंगे इनके वीडियोस वगैरह, तो हम आज आपको प्रियंका से मिलवाते हैं। प्रियंका, आपका स्वागत है दी लोकतंत्र में। जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना प्लेटफॉर्म देने के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। और आपने इतना कुछ कह दिया कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इतने प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका, जेएनयू में हमेशा ये लोग कहते हैं कि अगर आपको राजनीति शुरू करनी है तो आपको जेएनयू जाना होगा। ऐसा क्यों? क्या है यहाँ की राजनीति में, खासकर अगर हम महिलाओं की नज़र से देखें तो क्या है जो लोग ऐसे कहते हैं? देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो गया कि आपको राजनीति करनी है तो आपको जेएनयू जाना होगा। बिकॉज जेएनयू सिर्फ राजनीति के लिए जगह नहीं है। आपने देखा होगा कितने रिसर्चेस यहाँ से हुए, जेएनयू ने नोबेल पुरस्कार लिया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लोग यहाँ से बाहर निकलकर ज़रूर राजनीति में पहुँचते हैं। आप कैबिनेट में देख सकते हैं, यूनियन में अभी भी हमारे यहीं के पास आउट स्टूडेंट्स रहे हैं, जो भी पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं, एलुमनी यहाँ के। तो मेरा तो ये मानना है कि राजनीति की शुरुआत आपकी किसी कैंपस से नहीं होती है, राजनीति की शुरुआत आपके घर से होती है। जब आप छोटे छोटे बातों पे विद्रोह करना शुरू करते हैं, जहां भी आपको गलत दिखे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे आप सोसाइटी में हो, तो जहां भी गलत दिखे, हम ये कहेंगे कि राजनीति की शुरुआत विद्रोह से शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति की शुरुआत ही विद्रोह से होती है। क्योंकि आप खाना क्या खाते हैं, आप कहाँ जाएंगे, शिक्षा के संस्थानों में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, आप पहनेंगे क्या, आप बोलेंगे क्या, आप दिखेंगे कैसे, आपकी पढ़ाई किन किताबों से होगी, ये सब कुछ राजनीति तय करती है। तो जब तक आपके अंदर वो क्रांति की भावना नहीं होगी, जब तक आपके अंदर वो बदलाव लाने की शक्ति नहीं होगी, जब तक आपके अंदर वो इच्छा शक्ति डेवलप नहीं होगी कि आपको कोई चेंज लाना है, तब तक आप राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। बाई चांस आप हो सकते हैं जब आप किसी विधायक के बेटे या बेटी हैं, किसी मंत्री के बेटे बेटी हैं, या आपकी एक पूरी डाइवर्सिटी है, आपका पूरा एक डायनेस्टी है उससे जुड़ा हुआ, राजनीति से जुड़ा हुआ, तो आप उसमें आ सकते हैं। लेकिन बीइंग अ नॉर्मल सिटीजन, आप जब आपके पास पैसे नहीं है, आप राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर आप मजबूत नहीं है, आपके पास जाति नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बहुत मुश्किल है और बहुत बेवकूफ़ी वाला भी कह सकते हैं। लोग इसको समझते हैं कि राजनीति में आएंगे, पर ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये अंदर की इच्छा शक्ति है जो आपको इधर खींचती है। बिल्कुल। अच्छा प्रियंका, यहाँ पे जेएनयू के अंदर जो भी टॉपिक है वो बहुजनवाद से शुरू होता है, दलित, आदिवासी, इन सब मुद्दों से शुरू होता है। तो इन सब मुद्दों में महिलाओं की क्या भूमिका रही है, जो महिला एक्टिविस्ट यहाँ की रही हैं और अभी जो यहाँ पे काम कर रही हैं, वो किस तरह से यहाँ पे अपनी बातों को रखती हैं? देखिए, आपने कहा कि यहाँ पे बहुजनवाद की शुरुआत हुई, बहुजनवाद चल रहा है, दलितों पे बात चल रही है। प्रॉब्लम यही है कि उन पे बात हो रही है, सिर्फ बात हो रही है, और ये बातें बहुत सालों से हो रही हैं, लेकिन एक्शन क्या लिया जा रहा है? आज जब से इस कैंपस में राजद जैसे संगठन मजबूत हुए हैं, बापसा जैसे कुछ संगठन आए हैं, तब से लेकर लगातार आज तक जो भी इशू रहे हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा, मुसलमान, अकलियत, महिला, उन सब से जुड़े, उन सब पे एक मजबूत दृढ़ आवाज बुलंद हो रही है। कारण इसका ये है कि
आज से पहले मतलब मान के चलिए आप 90 के समय में मंडल आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो उसके थ्रू जो निकल करके आया पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण जो आया वो 2 दशक बाद जाकर के कहीं विश्वविद्यालय में लागू होता है। उसके बाद हम लोग पहुंच पाते हैं। जब यहाँ पहुंचे हैं तब हमें देखने को मिला है कि राजनीति में भागीदारी किन महिलाओं की है। वहां भी आपको बाइफर्केशन करना पड़ेगा, वहां भी आपको देखना पड़ेगा कौन सी महिलाएं हैं। इसीलिए महिला के अंदर भी महिला का सब कैटेगराइजेशन होना जरूरी है। आज से पहले जो भी महिलाएं यहाँ राजनीति में रही, लेफ्ट से रही, क्योंकि लेफ्ट डोमिनेटेड कैंपस है ये, लेकिन उस लेफ्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स का हिस्सा भी कौन सी महिला है, या आप टाइटल देख के, उपनाम देख के आप इसको इजिली समझ सकते हैं। तो ये मंडल आंदोलन के बाद का ही ये संघर्ष रहा है कि पिछड़े अति पिछड़े दलित आदिवासी छात्र यहाँ पर पहुंच पाए हैं। और जब हम महिलाएं यहाँ पहुंची हैं तब हम समझ में आ रहा है कि हम महिलाएं तो किसी डिस्कोर्स का हिस्सा ही नहीं थे। जब हम राजनीति में आए तब हमें पता चला है कि जब हम महिलाएं बोलती हैं तो इन्हें कितना खटकता है। जब हम अपनी बात करते हैं तो ये कहते हैं सारी महिलाएं तो सेम है। नहीं, फिर आप हमारे साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, आप बहुत कुटिल हैं, आप हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सब महिलाएं एक नहीं है। आप देखिएगा कि इस देश में, मैं ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि बलात्कार करने के भी पीछे जो मंशा होती है सिर्फ ये नहीं होती है कि वो बलात्कार कर रहे हैं और बलात्कारी बलात्कार कर रहा है। अच्छा। वहां भी जाति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप खुद देखिएगा हाथरस में जिस तरीके से बलात्कार हुआ, लाश को जला दिया जाता है, उसको न्याय नहीं मिल पाता है, पर पूरे देश का खून नहीं खौलता है। पर निर्भया कांड में पूरे देश का खून खौल जाता है। दलित की बेटी, एक अति पिछड़े आदिवासी की बेटी, अकलियत समाज की बेटी पूरे देश की बेटी नहीं हो सकती है। सिर्फ सवर्णों की बेटी देश की बेटी बन पाती है और हम किसी की बेटी नहीं बन पाते हैं। तो ये फर्क है, ये कैटेगराइजेशन आपको महिलाओं में करना होगा। और ये राजनीति में भी कैटेगराइजेशन है, तो आपको फाट फाट करके उसको देखना पड़ेगा। मतलब इज्जत भी हमें जात देख के करनी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद समझिए ना, जब ब्रेस्ट टैक्स लगाया गया त्रावणकोर में, स्तनों के ऊपर टैक्स लगाया, किन महिलाओं पर टैक्स लगाया गया, किन महिलाओं के लिए था? हमारे लिए था। हमें मजबूर किया गया, हमारे दलित आदिवासी महिलाओं पे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी महिलाओं को ही स्तन काट के वहां देना पड़ा। आप खुद सोचिए, प्रसूति के दौरान, आप ये इजिली चलन है अभी भी गाँव में, आप जानते होंगे, प्रसूति के दौरान में जो दलित तबके की महिलाएं हैं इनको कहा जाता है कि सवर्ण महिलाओं की आप सेवा कीजिए। आखिर कब तक ये चलेगा? तो महिलाओं में भी कैटेगराइजेशन की जरूरत है। अच्छा प्रियंका, आपने हाथरस की बात की, अभी यूपी में चुनाव है। बिल्कुल। और अगर हम महिला नेता की बात करें तो प्रियंका का एक बयान बोले या फिर एक जुमला बोले, उनका ये था कि उन्होंने एक भाषण दिया था एक रैली में कि बेटी हूँ तो बोलूँगी। हाँ। इसे आप कैसे लेते हैं? देखिए, मुझे ये समझ नहीं आता है कि आपको बेटी हूँ बोलूंगी सिर्फ सवर्णों की महिलाएं ही क्यों बोलेंगी। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सिर्फ यूपी में, आप देख लीजिए कि यूपी में बलात्कार हो रहे हैं दलितों के बेटियों के, अकलियतों पसमानदाओं की बेटियों के, तो ये नेता पहुंच जाते हैं। लेकिन कांग्रेस की तो बहुत जगह सरकार है जहां पर आदिवासियों, दलितों, बहुजनों की बेटियों का बलात्कार हो रहा है, लेकिन वहां पे वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? तो ये आपकी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन हाँ, अगर आप ये ऐसा स्टेप ले रही हैं कि आप महिलाओं को ज्यादा टिकट दे रही हैं, तो उसमें भी हम बस ये क्वेश्चन अराइज कराएंगे कि उसमें भी किस महिलाओं को कितना प्रतिशत आप भागीदारी दे रही हैं। सब महिलाओं को एक तराजू पर तोल करके आपकी वो चालाकी हम समझते हैं बखूबी, तो हम उस चालाकी को इजीली भांप लेंगे और हम समझ जाएंगे कि यहाँ भी आप वही चाहते हैं कि आपको दुश्मन भी वो रहे, सत्ता में भी आप रहे, भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, दोनों तरफ तो आप बैलेंस बिठा करके चल रहे हैं। वहां पे भी आप ही का राज हो, यहाँ भी आप ही का राज हो। तो ये कब तक चलता आएगा? बहुजनों को कब रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? तो हमारी पूरी जो लड़ाई है वो लड़ाई है कि जहां भी महिलाओं की भागीदारी की बात होगी, हम कोटा विद इन कोटा की डिमांड करेंगे। हम चाहेंगे कि उसमें बाइफर्केशंस हो, उसमें सब कैटेगराइजेशन हो और हमारी महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन मिले जो आज तक उन्हें नहीं मिल पाया। आखिर कब तक ऐसा होगा कि नेहरू की बेटी ही इंदिरा यहाँ की प्रधानमंत्री बन पाएगी? आखिर कब तक होगा ये? जब लोहिया ये कहते हैं कि रानी बनाम मेहतरानी की ये लड़ाई है, तो आखिर कब तक होगा कि एक सवर्ण की बेटी रानी रहेगी और मेहतरानी उसके अंदर बैठे रहेगी? अब ये लड़ाई बहुत दूर जा चुकी है और हम चाहते हैं कि ये इस देश की बेटियां अगर किसी को अपना आइकन माने तो फूलन को आइकन माने। सीता
कभी हमारी आइकन नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, फूलन ही हमारी आइकन होगी और हमारा आइकन कोई नहीं हो सकता। भगवती देवी होंगी हमारी आइकन, जो आप सोच लीजिए कि एक मुसहर समाज से आते हुए वो संसद तक पहुंचती हैं, विधानसभा तक पहुंचती हैं, तो एक अलग हमें देखने को मिलता है कि नहीं, हमारे समाज की महिलाएं मजबूत हैं और वो घर के साथ साथ पूरे देश चलाने का भी जज्बा रखती हैं। ठीक, प्रियंका, अगर हम झारखंड की बात करें तो बहुत सारे वहाँ कॉलेजेस हैं, जैसे यहाँ आपका JNU है, वहाँ भी बहुत सारे कॉलेज है, रांची यूनिवर्सिटी है, पर जब भी वहाँ चुनाव की बात आती है महिलाओं को सीट बहुत कम मिलता है, बहुत कम भी मिलता है और महिलाएं सामने आती नहीं है, अपनी बातों को बोलती नहीं है। प्रॉब्लम सभी को है, उनको भी है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी नहीं बोल पाती है। तो उन सब महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, हक आपको मांगने से नहीं मिलता है, उसको आपको छीनना पड़ता है। तो जब तक इस समाज में आपको मानना होगा कि हम आधी आबादी हैं, और जब तक आधी आबादी अपना अधिकार छीनेगी नहीं तब तक उसे कुछ मिलेगा नहीं। आप खुद देख लीजिए, जितनी भी आप किताबें देखती हैं, जितने भी आप डिस्कोर्स देखते हैं, जितने भी आप सोशियोलॉजी देखते हैं, ह्यूमैनिटीज में बुक्स देखते हैं, सब में आपको एक पुरुष का ही जो पूरा एक ऑरा होता है, पुरुष का ही पूरा इंटेलेक्चुअल विंग दिखता है। महिलाएं क्यों नहीं दिखती हैं? क्योंकि महिलाओं को शुरू से साइडलाइन किया गया है, साइडलाइन किया जाता है, साइडलाइन किया गया है। क्या लगता है वो डरती है बोलने से? महिलाओं को साइडलाइन किया गया है, घरों की 4 दीवारियों तक उन्हें कैद कर दिया गया, उनको चूल्हा चौका से ऊपर बढ़ने नहीं दिया गया। जब वो बढ़ के आगे निकलती हैं तो नॉर्मल जो भी महिलाएं पॉलिटिक्स में आती हैं उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है। कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं गई होगी, कुछ ना कुछ इसने गलत किया होगा कि इसे राजनीति में इतना ऊपर उठाया जा रहा है। वहां वो महिलाओं की मेहनत को नहीं देखते हैं। तो मेरा यही कहना होगा कि समाज तो आपको बकेगा ही, उसका काम है बोलना, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, वो कहते रहेंगे। तो महिलाओं के अंदर जो आग है, आप पुरुषों से लाख गुना बेहतर है। हम तो बराबरी की बात करते ही नहीं है, हम जानते हैं महिलाओं में काफी उनसे बेहतर जज्बा और जुनून है, वो जो चाहे वो कर सकती हैं, लड़कों से बेहतर, बिल्कुल वो उनसे बेहतर कर सकती हैं। आप इक्वालिटी की बात करते हैं, हम इक्वल उनको मानते हैं, लेकिन आपके अंदर आप खुद सोचिए, महिलाओं घर को भी चला रही हैं और वो बाहर भी आके कर रही है, तो किसमें ज्यादा कैपेसिटी है? तो महिलाओं में बहुत कैपेसिटी है। हाँ, आपको अगल बगल वाले लोग होंगे, आप ही के परिवार के लोग होंगे जो कहेंगे कहाँ ऊपर जा रही है, चुपचाप जो काम करना है वो करो, ये करना है वो करो। आप मत सुनिए, आप अपने अंदर की बात को सुनिए। अगर आपके अंदर की इच्छा हो रही है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी ही आवाज नहीं पूरे देश की आवाज बनना है, तो उसके लिए आपको लड़ना होगा। जिस दिन आपने लड़ाई की शुरुआत ही कर दी, जिस दिन आपने अपना पहला कदम ले लिया, उसी दिन आपकी जीत होगी। बस आप पहला कदम तो बढ़ाइए, बाकी हम लोग सब साथ। बिल्कुल। अच्छा प्रियंका, आपने कहा कि महिलाओं को एक पुरानी मान्यताओं में बांध दिया जाता है। यहाँ पर भी JNU की जो महिला स्टूडेंट रही हैं, उन पे भी आरोप लगा है कि ये बहुत आज़ाद ख्यालात की हो जाती है। यहाँ आने के बाद रात भर घूमती हैं, शराब पीती हैं, लड़कों के साथ रहती हैं, सिगरेट पीती है, वगैरह वगैरह बहुत आरोप लगे हैं। इन पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ जहाँ महिलाएं, सबसे सिंपल सी बात है, जब धुआं उठ रहा है मतलब आग लगी होगी। तो आग यहाँ ये लगती है कि महिलाएं उठ करके, वो महिलाएं जिनको बोलने तक की इजाजत नहीं दी गई, वो आज उंगली तान करके अपने पैरों पर खड़ी कैसे हो गई, और उसी समाज के लोगों के सामने वो आंख से आंख मिला करके सवाल कैसे पूछ रही है। जिन महिलाओं को हाँ में सर में लाना था, जिन महिलाओं को उनके पैरों में होना था, वो उनके बराबरी कैसे कर रही हैं। तो जो बराबरी करती हुई महिलाएं हैं, जो सवाल करती हुई महिलाएं, जो कदम से कदम मिलाकर बढ़ती हुई महिलाएं, वो मनुवादियों को, पितृसत्तात्मक लोग जो हैं, जो इन विचारों से ग्रसित हैं, उनको कतई अच्छी नहीं लगती हैं। तो आपको अच्छा लगना ना लगना, इसकी हमें कोई परवाह ही नहीं है। हम आजाद बेखौफ लड़कियां हैं और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। मैटर करती है कि हम क्या सोचते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम किसी तरह से समाज में किसी भी तरह से कोई भागीदारी दे सकते हैं इस समाज को बेहतर बनाने में, फॉर इगैलिटेरियन सोसाइटी, फॉर इक्विटी, फॉर डेवलपमेंट, फॉर सोशल जस्टिस, तो हम वो बिल्कुल करेंगे। और आप जो कहना है आप कहते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। अच्छा, ये क्या मतलब ये क्या लिमिट है कि लड़के ही रात रात भर बाहर रह सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, शराब पी सकते हैं? ये क्या है? ये मतलब ये आपके साथ ये घर में ये क्या है? मतलब ये किनकी सोच हम मानेंगे? आपके साथ ये समाज की सोच है या मनुस्मृति की सोच है? ये मनुस्मृति की सोच है, ये
उन वेदों पुराणों की सोच है जहाँ पे मेंशन्ड है कि औरत स्त्री जो होगी वो दिन में आपके पैरों में दिन में दासी रात में रंभा, ये मनुस्मृति की सोच है। तो हम उस सोच को अपने पैरों तले कुचलते हैं, उसका दहन करते हैं और अपनी क्रांति की आग में हम उसको जलाते हैं। और घर में भी आप देखिएगा इजीली बोल दिया जाता है कि भाई का प्लेट रखा हुआ है तुम धो लो, कभी ये नहीं कहा जाएगा कि बहन का छोटा प्लेट है तो भाई धो लेगा। ये आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ भी होता है। तो ये छोटा छोटा विद्रोह होगा जो आपको समझना पड़ेगा, वो अंदर से डेवलप होता है। जब आप देखते हैं कि कहीं भी आपके साथ मतलब गैर बराबरी हो रही है, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो आप वहां लड़ना शुरू करते हैं। और जब लड़ाई की शुरुआत होती है तो आपको लगता है आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है। लेकिन धीरे धीरे कदम तो बढ़ाइए, देखिए हजारों लोग आप ही के जैसे हैं जिनको दबाया कुचला जा रहा था, जो अब उसके खिलाफ प्रतिरोध करना चाहते हैं। दबाया आपको तभी तक जा सकता है जब तक आप दबते जाएंगे, कहीं ना कहीं तो वो दीवार होगी कि आप धक्का देंगे और उनको गिराएंगे जो आपको दबा रहे थे। अच्छा प्रियंका, आज का ये मेरा आखिरी सवाल होगा कि समाज ये कहता है कि लड़का लड़की बराबर है, फिर भी इतनी असमानताएं हैं। लोग अभी भी कहते हैं कि बोलने को तो बोल देते हैं समानता है, लेकिन असमानताएं वो खुद खोजते हैं। तो मैं आपके ये इस लास्ट क्वेश्चन में ये जानना चाहूँगी कि कैसे आप लोगों को ये समझाएंगे या कैसे इसको बताएंगे कि इन असमानताओं में आप समानता खोजें कि हाँ लड़का लड़की बराबर है। और आप तो कह रही हैं कि लड़कियां उनसे आगे भी हैं। बिल्कुल, देखिए ये शुरुआत होगी कि उस तरीके से आप अपना नजरिया कैसे बदले लोग, बिल्कुल हम इसके आगे कैसे बढ़े। हम लोहियावादी सोच के लोग हैं, ठीक है। हम ये मानते हैं कि इस समाज को सप्त क्रांति की जरूरत है। हमको रेस से आजादी चाहिए, हमको जातिवाद से आजादी चाहिए, हमको पितृसत्ता से आजादी चाहिए। इनफैक्ट हमको तो पितृसत्ता से आजादी नहीं, उसकी बर्बादी चाहिए। अच्छा। आप खुद सोचिए कि कब तक हम उनसे आजादी ही मांगते रहेंगे। आज आपको आजादी को इतने साल हो चुके हैं और अब तक आप ये देख रहे हैं कि हम बराबर हैं, गैर बराबर है, तो आप कहीं ना कहीं तो पीछे की ओर आप भ्रमित होते जा रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं। तो हमको आज विवेकानंद की जयंती है और युवा दिवस है, और हम इस पे कहना चाहिए विवेकानंद ने कहा था कि वेदों पुराणों की ओर चलो। क्यों? वेद पुराण वाले समय तो सवर्णों के लिए सबसे स्वर्णिम समय थे, जब दलितों को उनके पैरों में रखा जाता था, जब आपको घोड़ों पर चढ़ने नहीं दिया जाता था, जब आपके गले में मटका बांध दिया जाता था, आपके पीठ में झाड़ू लगा दिया जाता था, वो समय था। हम उधर क्यों जाएं? विल नॉट गो बैक। आपको आगे आने की जरूरत है और आपको समझना होगा कि आप कोई भी बहुजन आपकी गुलामी के लिए यहाँ नहीं बैठा है और हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो महिलाओं को भी ये समझना होगा कि आपके अंदर वो एनर्जी है, यू हैव योर इनर पावर एंड एन इनर स्ट्रेंथ। आप उसको एक सही ढांचा दीजिए। आप ही कुम्हार हैं और आप ही की शरीर आपकी मिट्टी है, और आप उसको कैसे साचेंगे ये आपके अंदर है। तो महिलाओं को ये सोचना होगा कि अगर हमको आना है तो हमको तो लड़ाई करनी पड़ेगी, बिना लड़े आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो बेहतर है लड़िए। और लोहिया जी ने कहा था कि महिला को किसी पुरुष को एक गठरी के समान सर पर लादने की जरूरत नहीं है, उसे पटको आगे बढ़ो। तो बेहतर है आप आगे बढ़िए। हमको नहीं सोचना है कि हमको पति का क्या सोचना है, बेटे का क्या सोचना है, बाप का क्या सोचना है, भाई का क्या सोचना है। सोचना आपको अपने बारे में, क्योंकि जब तक आपका सेल्फ नहीं होगा, आप खुद के लिए नहीं होंगे, तो आपके लिए कोई नहीं खड़ा होगा। तो बेहतर आप खुद से प्रेम करें, खुद, क्योंकि इंसान को आप खुद देखिए, अपने नेचर में आपने देखा होगा कि जानवर को या पशु पक्षी को क्या चाहिए, सबको प्रेम चाहिए, आजादी चाहिए। अगर आप आजाद नहीं है, आपके ख्याल आजाद नहीं है, तो आप जीवित नहीं है, आप एक मृत प्राणी है। तो बेहतर है आप आजाद होइए। जब तक आपके विचार आजाद नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो महिलाओं को अपने अंदर ये झांकना होगा कि आपकी शक्तियों को आप चैनलाइज कीजिए और आगे बढ़िए और एक सही दिशा में आगे बढ़िए, फिर बाकी पूरा जमाना आपके पीछे चलेगा।